आज हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत करना है कि हम राहु के विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ राहु के बारे में कौन-कौन क्या-क्या जानता है? क्या उसके बारे में अभी तक समझा है? उस चीज़ से हम लोग शुरुआत करेंगे और इसको एक अच्छा पॉइंट डिस्कशन पॉइंट बनाते हैं। तो चलिए कौन सबसे पहले शुरुआत करेगा राहु के बारे में? राहु एक छाया ग्रह है। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत करी। राहु मैं साथ-साथ में समझाता भी जाऊँगा आप लोगों को, कोई पॉइंट आएगा तो। जैसे कि अपने सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र जैसे ग्रह हैं, वैसे राहु और केतु छाया ग्रह है। उनका धरती पर या अन्य ब्रह्मांड में इस प्रकार का कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। ये एक तरह से नोड्स हैं, ये काटान बिंदु हैं केवल मात्र। इसके द्वारा इनके होने से एक छाया क्रिएट हो जाती है, इसीलिए इसे छाया ग्रह कहा गया है। वैसे तो शनि ग्रह भी छाया ग्रह हैं, परंतु शनि ग्रह का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक भौगोलिक आयाम है, एक उनका अपना मापदंड है। परंतु इन राहु, केतु का, इन ग्रहों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि राहु को अगर हम समझना चाहें तो ये बस उसी तरीके की चीज है कुछ, जैसे संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका नाम तो है कि वो संसार में हैं या होती हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती। तो जैसे अमृत का हम नाम सुनते हैं, नेक्टर का हम नाम सुनते हैं, स्वर्ग लोक का नाम सुनते हैं, भूत प्रेत का हम नाम सुनते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में वो हैं। कमाल की बात तो है, उससे मना भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्रूफ नहीं है हमारे पास कि वो चीज नहीं दिखाई दे रही, पर हमारे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि वो चीज नहीं है। जैसे इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता कि स्वर्ग है या नहीं है। और स्वर्ग देखा तो वास्तव में किसी ने भी नहीं, क्योंकि मर के जाने वाला कभी लौट के आता नहीं। आता भी है तो उस फॉर्मेट में लौट के नहीं आता। तो आके कौन बताए कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, पर माना जाता है। इसी प्रकार से अमृत तत्व का एक ऐसा लिक्विड की कल्पना की गई है हमारे शास्त्रों में, जिसको पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है, अर्थात वो कभी भी नष्ट नहीं। फिर ऊपर से भूत प्रेत, इवन अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज ये भी मानते हैं कि वे भूत प्रेत होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदुस्तानियों को ही दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। हॉन्टेड प्लेस माने जाते हैं, ऐसी जगहों को मानते हैं। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी हैं, मूवीज बनी हैं, थ्रिलर्स बने हैं, परंतु कोई ये भी सिद्ध नहीं कर पाया कि ये वास्तव में है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बस राहु कुछ इसी तरह की है। और केवल ये जो इन चीजों का मैंने नाम लिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हैं कि नहीं उसको ठीक सा नहीं कहा जा सकता। और केवल हमारे ही धर्म में नहीं कि केवल हिंदू ही इस मान्यता के साथ जीता है, मुसलमान है वो भी इसी मान्यता के साथ जीता है, बस नाम बदल जाते हैं। वो नरक को दोजक कह देता है, स्वर्ग को जन्नत कह देता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही ऐसा करता है, क्रिश्चियन भी इसी मान्यता के साथ जीता है।
वो स्वर्ग को हेवन कह देता है, नर्क को हेल कह देता है। मतलब इनकार तो वो भी नहीं कर रहा। कोई झमझम का पानी बोल देता है, कोई अ, कहीं का पानी जल बोल देता है। तो इस प्रकार से कुछ संसार में ऐसी चीज है जिसको हम वैसे ही मान लेते हैं कि भाई है, और हम पैदा होते ही इन चीजों को मानने लग जाते हैं कि भाई ये तो होंगी। परंतु ये किसने बताया होंगी? हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, समाज ने, सोसाइटी ने, हमारी बुक्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे एटमॉस्फेयर ने ये सब चीजें बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। अब हम राहु की जब बात करें तो राहु जो है आपके गर्दन से ऊपर के हिस्से का कारक है। यानी राहु का सबसे ज्यादा असर आपके सर पर होता है, आपके माथे पर होता है। यानी गर्दन के ऊपर के हिस्से पर राहु का असर है, और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट राहु अगर करता है तो कहीं यहीं पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अब ये जो हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि यहाँ से थॉट्स आते हैं, तो राहु भी अपने थॉट्स क्रिएट्स करता है। पर जो राहु के थॉट्स हैं ना, वो बताने लायक नहीं है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी शेख चिल्ली की। जो शेख चिल्ली था वो बहुत बड़ा डे ड्रीमर था। बस ये कुछ शेख चिल्ली जैसे ख्वाब पैदा करता रहता है कि ये राई का पहाड़ बना देता है, और बात छोटी सी हो और बात को बहुत बड़ा तक लेकर के चला जाता है। यानी कि राहु का विचार ऐसा है कि वो छोटे से ख्वाब से अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है अपनी एक तिलिस्म की दुनिया में। तिलिस्म की दुनिया को आप इंग्लिश में कह सकते हो फैंटेसी वर्ल्ड। वैसे तो तिलिस्म शब्द ये उर्दू का शब्द है, ये फैंटेसी वर्ल्ड आप कह सकते हो, या ड्रीम्स का आपका एक संसार है अनोखा, एक आपके सपनों का ताना बाना है, जिसके कि आप स्वयं राजा हैं। उसमें आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी बन जाते हैं जब मन करे, आप बड़े अच्छे एक्टर भी हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे पति भी हो जाते हैं, और बहुत बढ़िया आप लीडर भी बन जाते हैं। कुछ भी आप अपने सपनों की दुनिया में अचानक से बन जाते हो। परंतु वो विचार जिसमें आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, या आप में अजीबोगरीब हवा में उड़ने की ताकत आ गई है, या आपको लगता है कि आप जो है आपके सामने परियां आती हैं, आपके सामने जिन्न आते हैं, आपकी भगवान से बातचीत होती है, या आपको भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है, या आपको अपने पितृ देवी देवताओं से आपकी बातचीत चलती रहती है। ये सब जो विचार हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें राहु ग्रह का असर है। राहु ग्रह का असर वहम की स्थिति को पैदा करता है। राहु का असर इंसान को की दृष्टि में ऐसा भ्रम पैदा करता है कि उसको रस्सी भी सांप दिखाई देती है। ये राहु का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि उसको रस्सी भी सांप दिखाई देती है। मेडिकल भाषा में तो कहते हैं उसको एक साइकिक प्रॉब्लम हो गई। जितनी भी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो राहु की देन है, क्योंकि उसका दिमाग जिन चीजों के साथ कनेक्टेड है, जब वो आम आदमी को बताता तो आम आदमी सोचता ही तो पागल हो गया, ये पागल जैसी बात कर रहा है, ये पागल हो गया, इसका दिमाग खिसक गया। और एक्चुअल में वो राहु अपनी रश्मियों के द्वारा उसके मस्तिष्क पर विराजमान होकर के उससे सारा खेल करवा रहा होता है। अगर दवा देने पर भी
मन के रोग समाप्त ना हो, दवा देने पर भी मानसिक अशांति बनी रहे, तो समझ लेना कि ये राहु ग्रह का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। तो चलिए, और ये बात हमने प्रदीप जी से स्टार्ट की थी। अब कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा राहु के बारे में जो वो जानता है। ये प्रश्नोत्तरी नहीं है, प्रश्न नहीं करेगा, जो वो जानता है उसके विषय में बताएगा कि वो क्या जानता है। गुरुजी, आपने बताया गुरुजी। था कि हाँ गौरव। राहु राहु शनिवत है। हाँ ये आपने बताया था गुरुजी। ठीक है। राहु शनिवत हैं का तात्पर्य क्या होता है कि राहु और शनि दोनों के दोनों व्याधि कारक हैं, दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। ये नेचुरल फॉर्म में जैसे मैंने बताया था शनि नेचुरल मारक ग्रह है, वैसे ही राहु नेचुरल बाधक ग्रह है। इसका कार्य है, इसका काम है बाधा क्रिएट करना। और बाधा क्रिएट कैसे होती है, राहु के मैं कुछ थोड़े थोड़े लक्षण बताता हूं जो मुझे 15 साल के एक्सपीरियंस में लोगों की कहानियां सुनकर के समझ में आया। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, या हो सकता है आप में से भी कोई हो जिनके साथ कभी कभी ऐसा होता हो। जैसे जब रात होती है तो अक्सर घर का मालिक या कोई भी घर का सदस्य अपने घर का मेन गेट को, दरवाजे को कुंडी लगा देता है और ताला तूला लगाते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए। रात को कुंडियां, ताले वगैरह, चटकनी वगैरह सब लगा के सोते हैं। तो उस जिसके ऊपर राहु का असर होगा, जैसे ही वो बिस्तर पर आके पड़ेगा, उसको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने कुंडा नहीं लगाया है, मैंने ताला लगाना मैं भूल गया। और कमाल की बात तो है, वो इस चीज को स्वीकार करेगा कि पक्का तू भूल गया। वो वापस जाएगा फिर और चेक करके आएगा कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। कोई चीज वो कहीं पर रखाएगा तो बार बार आके चेक करेगा कि वो चीज सही सलामत पड़ी है कि नहीं पड़ी। ये राहु के छोटे छोटे लक्षण बता रहा हूं, छोटे छोटे असर। जैसे कई बार कुछ लोगों को वहम हो जाता है बार बार हाथ धोने का। वहम आजकल तो खैर ये कोरोना के चक्कर में लोगों को हो रहा है, पर आज और ये तो साल ही पूरा राहु का साल है। वैसे कुछ लोगों को बर्तन को बहुत ज्यादा साफ करने का, कुछ लोगों को कपड़े को बार बार धोने का, कुछ लोगों को बार बार नहाने का वहम सा रहता है, साफ सफाई का, हाइजीन का। यानी कि आप जब किसी चीज को, जो काम एक बार कर लेने से पूरा हो सकता है, पर उस काम को करने के लिए आप बार बार उस चीज का रिपीटिशन करते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उसमें राहु का असर है। इस तरीके से शनि वत राहु का तात्पर्य एक ये होता है, जिस प्रकार से शनि ग्रह व्यक्ति की जब दशाओं में या अंतर दशाओं में या साढ़े सती के रूप में आते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान को एक अनुभव का दौर कराते हैं, एक एक्सपीरियंस से गुजारते हैं, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस से गुजारते हैं। अब एक्सपीरियंस से गुजारने के मामले में राहु शनि से भी 2 कदम आगे है। कहते हैं कि शनि यदि इंसान को अनुभवी बनाता है, तो राहु इंसान को महा अनुभवी बनाता है। महा अनुभव का तात्पर्य क्या है? अनुभव तो हम जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लेते ही रहते हैं किसी ना किसी चीज का। नित्य नए चैलेंज आते ही रहते हैं, नए नए
चीजें सीखते रहते हैं, न्यू न्यू लर्निंग्स चलती रहती है। जिसको कहते हैं महाअनुभव कि ऐसी चोट लगना, ऐसी कोई घटना घट जाना जिसको भुलाया ना जा सके, वो महाअनुभव है। ये महाअनुभव किस तरह के होते हैं? कुछ उदाहरण देता हूं। जिसमें आपका कोई कसूर ना हो और आपको कसूरवार ठहरा दिया जाए। दो लोगों का झगड़ा चल रहा हो, आपस में सर फूट जाएं और पुलिस आपको उठा के जेल में बंद कर दे क्योंकि आप वहां पर खड़े थे। बेशक आपका झगड़ा नहीं था, बेशक आप देख रहे थे, किसी ने आपका नाम लिखवा दिया और उठा करके पता चला आप जेल भुगत करके आ रहे हो, 3 दिन की, 7 दिन की, 10 दिन की। आपका किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी नेगेटिव चीज में नाम को घसीट दिया जाए, उसके तहत आपको एक फल भोगना पड़े नेगेटिव, वो राहु का असर है, वो राहु का महाअनुभव है। उसे पता चलता है दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो, या तो झगड़ा सुलझा दो, नहीं बस की बात है तो वहां से बाय बाय टाटा करके निकल लो, नहीं बस का खेल तो। पर वहां एंजॉय मत करो, एंजॉय मत करो, उस झगड़िया एंजॉय करने की चीज नहीं है। अब वहां पर हम आगे बढ़ते हैं कि राहु वायु पैदा करता है, शरीर में वात रोग पैदा करता है, और वात रोग का तात्पर्य है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। राहु की जो गैस है अंदर, वो उसका एक लक्षण है। देखिए शनि भी गैस देता है, राहु भी गैस प्रॉब्लम देता है, पर दोनों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में अंतर है। राहु आपकी बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को रोटेट करता है, जिससे कभी लगेगा पेट का दर्द यहाँ आ गया, कभी पेन यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी दाएं हो रहा है, कभी लगेगा ये लीवर पे पहुंच गया, कभी लगेगा हार्ट पे पहुंच गया। पर जब ये हार्ट पर पहुंचता है तो समझना राहु सूर्य का दुश्मन है, और जो आपका हृदय है वो आपका सूर्य है। ये इसको बड़ा परेशान करता है। वो वाली वायु जब उठेगी तो हार्ट पे इतना ज्यादा दबाव दे देगी, आपको इतना भारीपन फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है और मुझे सांस नहीं ली जा रही है। कभी कभी तो आपके साथ ऐसा अनुभव भी हो सकता है कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए, घबराहट पैदा हो जाए, आपको चक्कर सा आना लग जाए और आपको लगे कि दिल की पल्स जो है ऐसी हो गई है जिसके कारण आप अभी कभी भी बेहोश हो सकते हैं। हाँ, कम मीठा डाल के लाइए ना। तो कभी भी आप बेहोश हो सकते हैं, परंतु वो गैस का एक हल्का सा झोंका होता है और वो आपको इतना परेशान कर देता है कि बस पूछो मत। दूसरी बात, कभी कभी हमें लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है या होने वाली है। ये जो वहम आते हैं और आदमी डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट लिखे चले जाता है। मजेदार तो बात ये है कि राहु की दशाओं में डॉक्टर भी तुम्हें राहुवत मिलते हैं। मतलब तुम जब राहु की दशा से निकल रहे हो, यानी राहु की दशा में हो, तो सामने वाला डॉक्टर भी तुम्हें राहु के जैसा ही मिलने वाला है। तुम कहोगे मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, वो हार्ट मुझे ऐसा लगता है, वो कम से कम 10 टेस्ट आपके हार्ट से रिलेटेड लिख देगा और लास्ट में कहेगा मिस्टर, आप स्ट्रेस आजकल ज्यादा ले रहे हैं, आप जाइए, आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और आप घर पे जाकर के चैन की नींद सोइए, स्ट्रेस मत लीजिए, इतना कह के छोड़ देगा। उस डॉक्टर को भी पता था इसको सिवाय गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के और कुछ नहीं है, पर पता चला आपका बिल आया 10 से 15 हजार रुपया आपके टेस्ट टेस्ट कराने। अब आप 2-4 दिन ठीक रहते हैं और बाद में फिर आपको वही वहम हो जाता है, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, दूसरा डॉक्टर अच्छा है। मैं दूसरे के पास जाता हूँ, तीसरे के पास जाते हो, चौथे के पास जाते हो। कमाल की बात तो ये है कि आप बीमार हो ही नहीं,
फिर भी आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, फिर भी आप दवाइयों की खोज कर रहे हो, कभी आप होम्योपैथी में जा रहे हो, कभी आप एलोपैथी में जा रहे हो, इस तरह की चीजों में जा रहे हो आप। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको राहु के चीजों को दर्शाती है, राहु की बातों को दर्शाती है। तो ये इस तरह से वहम की जो समस्या है वो बहुत सारे लोगों को साथ हो जाती। राहु का मतलब ही है एक चीज के लिए 10 रास्ते खोल देना। एक सड़क से गुजरना हो तो 4 सड़क खुद बना देना, यही राहु का मतलब है। अगर हमें एक सही सही रोड मिल जाए, उसके बावजूद हमें 4 सड़कें एक साथ चाहिए, यही राहु है। जब व्यक्ति कहे कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है और वो फिजिक्स की 4 किताबें उठा लाए, सेम टॉपिक, सेम कंटेंट, बट विद डिफरेंट राइटर, यही मैं राहु का असर मानता। राहु आपको एक रास्ते पर, चैन के रास्ते पर, स्मूथ रास्ते पर चलने ही नहीं देता। कमाल की बात तो है वो कभी किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह को भी नहीं मानने देता। और कमाल की बात तो ये है कि वो व्यक्ति उस समय अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानता। तो समझेगा कैसे जब वो आदमी इंटेलिजेंट है। इसलिए कहा जाता है राहु की दशा में व्यक्ति अपनों को पराया और परायों को अपना समझता है, और जो उसका सच्चा हितैषी होता है उसको या तो वो मूर्ख समझेगा या ये समझेगा जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूं उस लेवल पे ये नहीं सोच सकता। राहु से प्रभावित व्यक्ति को मान लीजिए आप नहीं समझा सकते। राहु से प्रभावित व्यक्ति कोई आपको देखने में पागल जैसे नहीं नजर आएंगे। जब आपसे बात करेंगे तो बड़े सभ्य, बड़े शांत और बड़े सुलझे हुए व्यक्ति नजर आएंगे। प्रथम दृष्टि में वो आपके ऊपर अपना एक ज्ञान का इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, राहु एक दिखावा है। अगर आपको भी लगता है कि आप एक चीज के लिए 4 चीजों में हाथ डाल रहे हैं तो समझ लेना ये राहु का असर है। आपका एक मोबाइल फोन से काम चल सकता है, पर आप मोबाइल फोन आपके हाथ में, आपने खरीदना भी नहीं, परंतु आप लेटेस्ट फोन देख रहे हैं कि सैमसंग कौन सा निकाल रहा है, एमआई कौन सा निकाल रहा है, वन प्लस कौन सा निकाल रहा है, और दिमाग में ख्वाब सजा रहे हो कि मुझे और मोबाइल लेना है, जबकि आपने 6 महीने पहले मोबाइल खरीदा है और आप अपने मोबाइल से पूर्णतया संतुष्ट हैं। उसके बावजूद आप जो है खोज कर रहे हैं द बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, तो समझ लेना ये राहु का असर है। अब आपको क्या लगता है ये बेचारे सामान्य लोगों के ऊपर ये असर होता है? बिल्कुल नहीं। राहु बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी नहीं बख्शता, नहीं छोड़ता, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, अपना प्रभाव दिखाए बगैर मानता। और कमाल की बात तो ये है, जब भी व्यक्ति पढ़ने बैठे, एक साथ 3 टॉपिक लेकर के बैठ जाए तो समझ लेना राहु है। कभी कभी ये केवल राहु विद्यार्थी काल में ही नहीं होता, ज्योतिष सीखने वाले लोगों के साथ भी राहु का असर बहुत ज्यादा मैंने देखा है। कैसे आता है ये राहु का असर? यस, बिल्कुल 3 डिफरेंट ब्रांच के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। और फिर समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वो कुछ भी नहीं सीख पाते। उस समय उनको लग रहा होता है कि वो बहुत बेहतर स्थिति का कार्य करने जा रहे हैं,
बहुत बेहतर स्थिति का कार्य करने जा रहे हैं, अपने समय का बड़ा उपयोग कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो अपने आप को स्वयं को गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई सच्चा आदमी उन्हें समझाने वाला भी मिल जाए तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये राहु का असर विशेष करके आम साधारण ही नहीं उन पर भी पड़ता है। जैसे मेरे पास कई बार फोन आते हैं अक्सर लोगों के कि वो केपी में भी एडमिशन ले लेते हैं, नाड़ी में भी एडमिशन ले लेते हैं, वो फिर लाल किताब में भी ले लेते हैं, फिर वो कहीं से पामिस्ट्री भी सीखने लग जाते हैं। वो चीज उसके साथ कहीं ना कहीं राहु का असर पैदा करती है। आप एक चीज को पकड़िए, एक चीज से रिलेटेड आगे लेकर के चलिए तो वो चीज आपको असर नहीं करेगी, बड़ा अच्छे सुंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पर क्या कर सकते हैं, यह उनके राहु की समस्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः राहु आपको बैठा ही इसलिए है कि वो आपको गुमराह कर सके और आपके समय को बर्बाद कर सके। एक तरह से अगर जब वो आपसे ज्यादा नाराज नहीं भी है राहु, तो भी आपके बैठे बैठे समय को बर्बाद करता है। आपकी फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया, ये सब राहु के ही रूप हैं। ये आपके राहु के ही रूप हैं। ये अच्छे भले इंसान के समय को वेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्टिव वर्क नहीं करने देते। जिन लोगों का राहु अच्छा है वो इन टूल्स के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, और जिनका राहु खराब होता है वो अपना समय बर्बाद करते हैं इन्हीं टूल्स के कारण। आप देखते होंगे कुछ लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ नौजवान बच्चे मेरे पास भी आते हैं, जी हम टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाइए। क्या मिलेगा, आपका टॉपिक क्या है? वही नाच गाने चुटकुले बाजी, अपना टाइम खराब करते हैं। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, अगर आप एक्टिंग करते हैं, कोई कला का वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, पर अगर टारगेट आपका आर्टिस्ट बनना है तो ये आप बहुत सही कर रहे हैं। नहीं जी, बस टाइम पास नहीं कर रहे, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और इसके शिकार बच्चे ही नहीं, बड़े से लेके बूढ़े तक भी इसके शिकार हो जाते हैं। मैं केवल टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, मेरा ये सारा इंटरनेट सिस्टम के साथ एक दिक्कत है। जब आपका राहु अच्छा होता है, आप राहु की हर चीज का फायदा लेते हैं। आपका लैपटॉप, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, आपका टीवी, आपका संचार मंत्र, ये जो सब बुद्ध की देन है, और बुद्ध आपके बुद्धि को देता है और राहु बुद्धि को बिगाड़ने का काम करता है। अर्थात ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर इस सोशल मीडिया से आप फायदा भी उठा सकते हो और सोशल मीडिया आपके समय को खराब भी कर सकता है। अगर आप इस चीज से पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपका राहु खराब स्थिति में बैठा है और आप कहीं ना कहीं राहु के चंगुल में है। राहु के चंगुल को देखने का तरीका क्या है? सबसे पहले देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु कहां पर बैठा हुआ है, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि राहु इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सी राशि में आया हुआ है। जो अभी गोचर का राहु, गोचर का मतलब प्रेजेंट ट्रांजिट जो गोचर का है, उसको आप देखिए कि आपकी जन्म पत्री में वो कौन सी राशि, जो जिस राशि में इस समय राहु चल रहा है, वो आपके कुंडली में कौन से हाउस में फॉल कर रही है। मित्रों, आप हैरान रह जाएंगे। दो चीज की सावधानी, आपके मस्तिष्क को और आपके मन को, दो चीज को बड़ा परेशान करता है। दूसरी भाषा में समझाता हूं, आपके लगन को और आपके चतुर्थ भाव को,
राहु बहुत परेशानी में डाल देता है। कहानी तो आपको पता ही होगी राहु केतु के बनने की। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत तत्व निकला, वैसे तो 14 रत्न भी निकले, लक्ष्मी जी भी निकली, बहुत सी चीजें, मैं उस स्टोरी में पूरा नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। तो राक्षसों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया कि उस अमृत को कौन लेगा। विष्णु जी ने चालाकी से उनके सामने एक बात रखी, और बात रखी इस प्रकार से कि मैं जिसको भी दूंगा, परंतु उससे पहले उन्होंने मोहिनी का रूप, स्त्री रूप धारण कर लिया। मोहिनी का तात्पर्य मन को मोहने वाली। उनके सभी के आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया राक्षसों के, वो उसके सौंदर्य के जाल में फंस गए। और विष्णु जी ने शर्त रख दी कि हम डांस करते हुए नाचेंगे गाएंगे, और मैं जिसको नाचते नाचते ये अमृत पिलाऊंगी वो अमृत पी लेगा। और विष्णु जी छाट छाट के देवताओं को अमृत पिला रहे थे। ये बात राहु को समझ में आ गई। जैसे ही राहु को समझ में आई, राहु ने क्या काम किया, अपना रूप बदल लिया। और अपना रूप बदल करके, बेटे ये वाला नहीं, दूसरे में लेकर, ये अपना रूप बदल लिया। और बदलने के बाद अमृत तत्व पी लिया, देवताओं के बीच में शामिल होकर के। जब वो अमृत पान कर रहा था, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लिया। तो सूर्य चंद्रमा ने इस बात को भगवान श्री हरि विष्णु को कहा कि भाई राहु ने वेश बदल करके अमृत तत्व का पान कर लिया है, और विष्णु जी उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। और भागा भागी के अंदर जब राहु बहुत आगे निकल जाता है, तो विष्णु जी अपने चक्र से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देते हैं, यानी कि गर्दन को काट देते हैं। तो गर्दन का ये जो भाग है, ये कांपता हुआ गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे जाकर के पड़ा। तो राहु ने अब अमृत पान तो कर चुका था। और नट सेल में बात कहानी कहती है कि सभी देवताओं ने फिर मिल करके ये विचार किया, भाई अब ये मर तो सकता नहीं, तो अब ये राक्षस रूप हो जाएगा तो ये लोगों को परेशान करेगा। तो इससे बेटर ये है इसको ग्रहों में शामिल कर लिया जाए। और शनि ग्रह के आदेश पर ये लोगों का कर्म फल भुगतान को करवाएगा। और वही कार्य राहुदेव आपके पिछले जन्मों के हिसाब किताब को देखते हुए कर्म बंधनों के अनुसार आपका फल भुगतान करवाते हैं। और इस जन्म में जो दोष आपने नहीं किया, जो पाप आपने नहीं किया, उस पाप की सजा भी दिलवाने का काम करते हैं जब आपका ये राहु की स्थिति खराब होती है। तो एक तरह से ये भी कहा जाता है, जेल में बैठा हुआ वो कैदी जिसने अपराध नहीं किया और वो इंतजार कर रहा है अपनी बेल की। अस्पताल में पड़ा हुआ वो पेशेंट, अस्पताल में पड़ा हुआ वो पेशेंट जिसको ये समझ में नहीं आ रहा तेरे बीमारी क्या है, और उसके डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा कि बीमारी क्या है। टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं पर रोग का पता नहीं चल रहा। एक चीज का ध्यान रखना, राहु की दशा में सही सही रोग डायग्नोज नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है।
एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, डॉक्टर ही बदलता जाता है आदमी, अस्पताल बदलता रहता है। कमाल की बात तो 3 डॉक्टर मिलेंगे और तीनों की अलग राय हो। एक कहेगा इसकी बीमारी का ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरा कहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और तीसरा खलीफा ऐसा मिलेगा आपको, वो कहेगा तुम्हें दोनों की भी जरूरत नहीं है, मैं तो फूंक मार के इलाज कर दूंगा। और ऐसे में मुलाकात तांत्रिकों से हो जाती है राहु की दशाओं में, मांत्रिकों से हो जाती है, ठगों से हो जाती है, लुटेरे और चोर टाइप के लोगों से हो जाती है, और कभी कभी तो दोस्ती हो जाती है आप लोग, और फिर वो आपको अच्छे तरीके से घुमाता है राहु देव। तो इसी तरीके से राहु जो है आपको कुछ कुछ शनि ग्रह की तरह ही परेशान कर। चलिए और कौन बताएगा और इसके बारे में, राहु के बारे में? सर मैं बताता हूँ। हेलो क्या नाम है? सर, कौशल बोल रहा हूँ। हाँ कौशल बोलो। सर, राहु की दशा में एक तो व्यक्ति भ्रमित होता है और अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से साम दान दंड भेद सब कुछ अप्लाई करने की सोचता है। प्रेत में ज्यादा विश्वास करता है और मनी की तरफ ज्यादा भागने की कोशिश करता है और लालच की तरफ ज्यादा भागता है, जिससे उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है। एनालिटिकल ब्रेन तो रहता है बंदे के पास, बट कंफ्यूज रहता है, वो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में भी देरी कर देता है। ठीक और बात है। इसकी दशा में जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, चाहे वो हमें नेगेटिव मिले या पॉजिटिव मिले, किसी का राहु अच्छा हो तो, लेकिन स्पीड से मिलेंगे उसे, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे मिलेंगे। जो भी होगा झटके से होगा। ठीक है। तो राहु एक प्लानर भी है बहुत अच्छा। सर डिजायर पैदा करता है, प्लानिंग देता है सर, बहुत अच्छी materialistic चीजों प्लानिंग की। देता है। ठीक है, प्लानिंग देता। नितिन जी कब ये प्लानिंग अच्छी देगा? सर लगन में बैठ के। लगन में बैठ के प्लानिंग अच्छी देगा। अच्छा। अगर लगन में मित्र फ्रेंड के साथ बैठा हो, जैसे बुध के साथ बैठ जाए, बुध की राशि में बैठ जाए, तो प्लानिंग अच्छी देता है, बट समटाइम्स नेगेटिविटी फीलिंग्स भी लाता है कुछ चीजों को लेकर। तो ये सर मुझे लगता है 10वें में देगा, 10वें में प्लानिंग देगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में भी लगन में राहु बैठेगा, उनकी दशाओं का असर अलग तरह से होता है, और जब दशा नहीं होगी उस समय राहु अलग तरीके से उसको ट्रीटमेंट देता है। आपको ये चीज समझनी होगी। लगन पर राहु जब बैठा होता है तो प्लानिंग अच्छी देता है, ये तो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, पर अमूमन जितना भी मैंने देखा है, जब भी राहु की जो दशा आएगी, वो दशा कोई रेयर ही होती है किसी की अच्छी निकल जाए। राहु की दशा अक्सर उसके मस्तिष्क को सबसे ज्यादा खराब करने वाली मानी जाती है। लगन का राहु मस्तिष्क को सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। पर इसको मैं आज एक टेक्निक सिखाता हूं आपको कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा असर करेगा और कैसे करेगा। अगर आप देखें कि आप में से किसी का भी लगन पर राहु है, तो उसको ये समझ लीजिए कौन से नंबर की राशि है। सपोज करो कर्क लगन है और राहु लगन पर बैठा हुआ है, तो अब आपने ऐसा समझना है, इसको काल पुरुष की कुंडली बना लेनी है। जैसे ही आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे तो राहु पहुंच जाएगा चौथे भाव में। तो जब आप फलाफल करें इस लगन के राहु का, तो ऐसा फलाफल करें कि मानो ये चौथे में बैठा हुआ राहु, यानी उसके मन से चौथे भाव से आने वाले जो हिसाब किताब होते हैं उनके साथ जोड़ करके फलाफल कह दें, आपका बहुत सटीक जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे सिंह राशि में मान लो किसी का राहु बैठा है लगन पर,
तो उसको काल पुरुष की कुंडली बना लें तो पंचम भाव आ जाएगा। तो जब आप फलाफल करें तो ये समझिए वो पांचवे के रिजल्ट से ज्यादा आ रहा है। पंचम भाव से जो रिजल्ट आ रहे हैं और राहु को उसमें मिक्स कर दीजिए, राहु उसके रिजल्ट आपको ज्यादा देगा, बजाय आप दिमाग के ऊपर ना टिके रहे। दशा में खास करके बता रहा हूं मैं आपको। वैसे अमूमन पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, दूसरे भाव में, 12वें भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता, उसके दुष्परिणाम कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। ये बात ठीक है कि व्यक्ति को जल्दी जल्दी परिणाम मिलते हैं, परिणाम जल्दी नहीं मिलते। उस व्यक्ति में इम्पेशंस क्रिएट हो जाता है, उस व्यक्ति में जल्दबाजी आ जाती है। राहु गति का कारक है। कौन सी गति? टू मच फास्ट, टू मच फास्ट। अगर राहु की गति को समझना हो, कौन सी गति कारक चीजों का कारक है? आपने फॉर्मूला रेस देखी होंगी गाड़ियों की, वो चलती है ऐसे बहुत तेजी से। फार्मूला रेस 1 क्या बोलते हैं उनको, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा। फार्मूला गाड़ियों की रेस ही शायद बोलते हैं उनको। ये अक्सर चलती है कभी कभी। एक बंदा है F1 सर, F1 F1 फार्मूला 1। ये जो सर कार्तिक एंड था। हाँ, जो कार्तिक हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ मत कर। ये जो स्पीड होती है गाड़ी की, ये राहु की देन है। या जो वो गाड़ियां जो बहुत तेजी से दौड़ती हैं, उनमें राहु का असर होता है। बस कुछ ऐसा ही असर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर छा जाता है जो राहु से पीड़ित होता है। वो हर काम को जल्दी से कर देना चाहता है, बहुत जल्दबाजी में कर देना चाहता है। एक्चुअली में दुनिया तो अपनी स्पीड से चल रही होती है, पर उसकी अंदर की स्पीड, उसके इंसान के अंदर की स्पीड कुछ आवश्यकता से ज्यादा तेज होती है, और व्यक्ति अपने आप को ज्यादा समझदार समझता है। जहां तक बात आई ग्रीड की, लालच की, वो लालची होता ही नहीं है। राहु उसको लालच फेंकता है ताकि ये अटक जाए, ताकि ये भटक जाए। तो वो उस प्रकार से ये कार्य चलते रहते हैं। क्लियर बात? चलिए और कोई चर्चा करते हैं राहु के बारे में। और कोई नेक्स्ट? सर जो राहु है वो रिसर्च की तरफ भी तो आपको लेके जाता है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उनमें से राहु को जीनियस ग्रह भी माना गया है। और सर फॉरेन से रिलेटेड चीजों में या फॉरेन कंट्रीज में भी राहु जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सदफ, इसको आप ऐसे समझिए, आप क्या लॉजिक इसके पीछे लगेगे कि साहब इसको जीनियस ग्रह माना जाता, क्यों, व्हाई? सर एक तो अमृत जो है, एक मिनट कोई बोल रहा है, पहले एक एक करके बात करते हैं। हाँ सदफ बोलिए। सर जो इसके पीछे आपने स्टोरी बताई है, अगर उसको देखा जाए तो अमृत का जो राज है वो तो राहु के पास ही है। मतलब राहु ने उस अमृत को ले लिया। नहीं, तो अमृत और किसी ग्रह के पास नहीं है। नहीं, अमृत को तो सभी ग्रहों ने अमृत तत्व चखा हुआ है। आपको बता दूं, ग्रहों के पास, सभी के पास अमृत तत्व है। इसलिए कोई भी ग्रह मर नहीं सकता, उसकी कोई आयु निश्चित नहीं है कि वो उसकी डेथ हो जाएगी। और देवताओं ने भी अमृत लिया था। जी हाँ फातिमा बोलो, मैं फिर आपको बताऊंगा इसके पीछे। आप बोलिए जो बोलिए। जी सर, दूसरी बात ये है कि सर जो राहु है ये तो बात ठीक है, वो मतलब ये करता है, डाउट्स एल्यूजन्स क्रिएट करता है। लेकिन सर ये जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक, जितनी भी ये जो दुनिया में रिसर्च होती है, जो अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड चीजें हैं, स्पेस साइंसेस है, सॉफ्टवेयर है, इन सब से फेसबुक है जैसे आपने भी बताया, इन सब के पीछे राहु कार फरमा है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी मैं सर, ये और कुछ और जानना चाह रहा हूँ
सदब, जी हम सर। उस पॉइंट पर फोकस करो, क्योंकि आप भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं काफी समय से। मेरा अक्सर स्टूडेंट्स के ऊपर इस बात पे ज्यादा दबाव रखता हूं मैं कि हमें उसके पीछे की रीजनिंग मालूम होनी चाहिए, टेक्निकल रीजनिंग मालूम होनी चाहिए हमें कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये तो हम याद कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ विनय जी बताइए। सर किस संदर्भ में बताएं सर? नहीं, आपने हाथ खड़ा किया था तो आप बताइए। आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। नया में मैं ये कह सकता हूँ कि राहु डज नॉट लाइक टू एक्सेप्ट बाउंड्रीज, ऑलवेज ट्राइज टू क्रॉस द लिमिट। बहुत अच्छी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, फातिमा। बिहेव भी कर सकता है। जी 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 फातिमा, अब आपको इसकी राइट रीजनिंग का पता चला। हमारे पास पॉइंट 2 था, आपने 2 पॉइंट रखे। नंबर 1 की वो जीनियस बनाता है, नंबर 2 रखा कि वो विदेश में पहुंचाता है। तो ये दोनों के पीछे आपको बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है। जब आपको लिमिट क्रॉस करके ही, यानी कि बाउंड्री क्रॉस, विदेश आदमी जब जाएगा जब अपने देश की सीमा को क्रॉस कर देगा, यानी कि बाउंड्री को क्रॉस कर देगा। जीनियस आदमी जब बनेगा जब वो आम लोगों के जैसे मस्तिष्क के लेवल से कई गुना ऊपर लेवल को अचीव कर जाएगा, तो वो चीज। राहु को बाउंड्रीज पसंद नहीं है। राहु की जो असली ताकत है, अब फिर से मैं रिपीट करूंगा, राहु की जो रियल स्ट्रेंथ है, टू क्रॉस द बाउंड्री, टू क्रॉस द लिमिट, टू ब्रेक द ट्रेडिशन, ये राहु की रियल स्ट्रेंथ है। अगर राहु के पास कोई स्ट्रेंथ है तो केवल एक इसी चीज की है। तो सर फिर रेवोल्यूशन का भी तो राहु कारक है, फिर रेवोल्यूशन भी राहु लेके आता है, क्योंकि अगर इसके अंदर ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकर है और ये ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो नहीं करता, तो रेवोल्यूशन का भी तो एक कारक हो सकता है सर। हाँ, रिवोल्यूशन का कारक तो है ही। अगर फेसबुक ने रिवोल्यूशन तो लेके आई है, नो डाउट। ये सोशल मीडिया फेसबुक के कारण आई है। अगर फेसबुक ना होती तो ये सोशल मीडिया पे जितनी भी क्रांतियां हो रही हैं आज के टाइम में, जो ट्विटर वार हो रही है, ये सब फेसबुक के बाद की चीजें हैं। तो उसने रिवॉल्यूशन तो लाया है। और वो इंटरनेट की जो क्रांति आई है, जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया है, जो ये नो डाउट ये तो आया भी इसी के कारण है। तो इस प्रकार का रिवॉल्यूशन लाता ही है। जहां तक रिसर्च की बात है, कोई नई चीज खोज करके लेके आना जो अभी तक इस संसार में नहीं है, वो राहु का ही काम है। वो राहु इस कार्य को अंजाम देने वाला, ऐसी प्रेरणा देता है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया बताया आपने। और लेकिन कोई सर राहु के बारे में हम नेगेटिव हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं अक्सर बहुत लोग, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी काफी पढ़ा है, लेकिन सर राहु के बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन फातिमा ने कहा है। इसके विषय में मैं आप लोगों को कहता हूं, दुनिया की 80% संख्या शनि और राहु के एक साथ प्रभाव में रहती है। जब आप लोग कुंडलियों को देखेंगे, लोगों से आप मिलेंगे, तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। और मैं वही फिर से दोहराऊंगा, आप उनकी जन्म पत्रिका को देखें, उनके गोचर को देखें कि किस तरीके से राहु उनके जीवन में असर नेगेटिव पैदा कर रहा है। 80% लोगों को राहु नेगेटिव तरीके से प्रताड़ित कर रहा होता है। यही कारण है कि राहु के बारे में नेगेटिव लिखा जाता है या नेगेटिव बोला जाता है। कमाल की बात तो ये है कि राहु की दशा में आने वाले मेरे पास लोग या और है, वो कहीं ना कहीं बेचारे फंसे जरूर मिलते हैं। अब जिनकी हमने अभी पॉजिटिव बात करी है, इनोवेशंस की, रिवोल्यूशंस की, है ना, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग की, वो कुछ फातिमा रेयर केस होते हैं जो केवल और केवल राहु से नहीं बने होते।
उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस हैं, वो उन परिस्थितियों में राहु अच्छा काम करता है, उन परिस्थितियों में बहुत अच्छा राहु काम कर सकता है। तो इसके लिए केवल अकेला राहु जिम्मेवार नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप राहु से रिसर्च को देखते हैं तो उसके अन्य कॉम्बिनेशंस को देखना निहायत जरूरी है। राहु को आप जो है एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अनुसार उससे काम ले सकते हो। अगर राहु आपसे काम ले रहा है तो फिर राहु तो अपने हिसाब से आपको चलाएगा। राहु किसी के बाप के काबू नहीं आता, वो वाला सीन इसमें क्रिएट होता है। समझ गए? चलिए, और कोई? गुरुजी सर, राहु जेल भेजने का भी कारक है। राहु एक्चुअल में बंधन का कारक है। बंधन का मतलब होता है हम किसी के अधीन हो गए, हम किसी की पकड़ में आ गए, हमें बांध के रख दिया और हमारी को लिमिट में बांध दिया। जैसे जेल क्या है? जेल एक सीमा है, वो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से हम बाहर नहीं जा सकते। या तो हमें एक कमरे में रख दिया जाएगा, या हमें एक जेल के छोटे से कमरे में, कोठड़ी में रख दिया जाता है, या जेल की एक बाउंड्री में रख दिया जाता है। आपकी सजा ये है कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और राहु कहता है मुझे बाउंड्री क्रॉस करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी सजा हो गई। मन कर रहा है मुझे जेल से बाहर जाना है, परंतु आपको जेल कर दिया। तो ये बंधन का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा बड़ी डिजायर है उस बंधन से मुक्ति की। तो नो डाउट राहु जेल का कारक है, जेल भिजवाने में इसका बड़ा योगदान है। और राहु राजनीति का भी बहुत बड़ा ये ग्रह माना जाता है। राजनीति से बड़ा कूटनीति का ग्रह माना जाता है। कूटनीति और राजनीति ये दोनों आपस में मिली जुले ही शब्द हैं। यही कारण है कि नेता लोगों को कभी ना कभी जेल जाना पड़ जाता है। अक्सर जो लोग नेता बनते हैं वो जेल यात्रा एक बार जरूर कर ही लेते हैं, या जेल के दर्शन कर ही आते हैं। तो यहाँ पर उसके पीछे, या कई नेताओं का तो ऐसा इतिहास रहा है, उन्होंने बार बार जेलों में यात्रा की है, या कब, और उनकी अक्सर यात्राएं जो होती हैं कई बार तो कारण से, कभी कभी बेकारण से भी हो जाती है। तो ये जेल का, नेता का, राहु का, ये आपस का बड़ा अच्छा गठबंधन था इनका आपस का। जैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी देश में, और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनमें से एक थे। तो अब अगर देखा जाए तो वाजपेयी साहब ने क्या कसूर किया था? जॉर्ज फर्नांडिस जेल में था, आपने अडवाणी जी जेल में थे, और कोई 2-4 दिन के लिए नहीं रहे, 11-11, 12-12 महीने तक, कोई तो और भी लंबा खींच के चला गया। तो उनको छोड़ा ही धीरे धीरे गया। तो अगर उनका कोई अपराध नहीं था, परंतु फिर भी क्योंकि वो एक आप विपक्ष पार्टी के थे, और उनको उठा करके जेलों में बंद किया गया। बाद में वो सभी लोग हीरो बन गए, जो उस समय जेल में बंद था वो सभी हीरो बन गए, और रातों रात स्टार बन गए। पब्लिक ने, जो इलेक्शन में खड़ा हो गया, पब्लिक ने उनको खूब दोनों कंधों पे बिठा लिया। तो राहु ने जेल में पहुंचाया बिना किसी कारण, बिना कसूर के, जो कि कोई उनका आपराधिक मामला नहीं था। लोकतंत्र में अपने विचारधारा का प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो चल रहे थे, परंतु उठा के कर दिया अंदर, क्या कर सकते हो। तो ये चीजें जो होती है ना, तो राहु आपको राजयोग संबंध वाले योग भी देता है, राहु आपको राजनीति में भी ले जाता है, राहु आपको रिसर्च में भी ले जाता है, राहु आपको अलग अलग चीजों में लेकर के जाता है, नो डाउट। पर अक्सर मैं कहता हूं राहु कहीं ना कहीं आपको सन की पना भी देता है। वो जो सनक पना जो होता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा करता है। वहम की समस्या राहु बहुत ज्यादा दे सकता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे किसी को वहम हो जाए कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ भूत रहता है, अब उसको तुम लाख समझा लो,
उसके लिए वो भूत वहीं पर रहता है और आपको दिखाई ना दे बेशक, पर उसको दिखाई देगा जरूर। दोनों बात है। तो ये जो चीजें होती हैं, वहम की जो समस्याएं होती हैं, तो केवल मेरा कहने का तात्पर्य 20% कुंडलियों में ही राहु ठीक ठाक सा असर दे जाता है, बाकी 80% कुंडलियां राहु के दुष्प्रभाव में ही रहती है। गुरुजी आकस्मिक धन भी राहु देता है? जो आकस्मिक लॉटरी धन पंचम भाव देता है, आकस्मिक धन अष्टम भाव देता है। दो भाव बड़े ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। राहु धन जो ऐसे देता है वो वापस ले भी लेता है, तो उसका भरोसा कम ही है इस मैटर में। तो उसको राहु का इंतजार करना कि राहु अचानक से धन आएगा, तो भैया उसका भरोसा नहीं है। पंचम भाव का भरोसा है और अष्टम भाव का भरोसा है। शेयर मार्केट इधर है, देता है और लेता है। हाँ बस बस बस, कुछ पता नहीं इसका। नहीं, हम तो कहते ही नहीं कि किसी को कि राहु का इंतजार करो अचानक से धन चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास जो और दृष्टियां हैं उसमें ये खराब कर देता है। फिर इसके पास एक अलग ही अजीबोगरीब कहानी है, किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उस ग्रह की ताकत को खत्म कर देता है और अपने अंदर उसकी ताकत ले लेता है, फिर अपने अनुसार चलाता है सारी चीजों को। ये भी एक बड़ी चैलेंज है। किसी को ग्रह को देख लेता है, उसको खराब कर देता है, किसी भाव पर दृष्टि डाल देता है, वो भाव को खराब कर देता है। तो वो भी तो अपने हमें जीवन का एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें जीवन के कई पक्षों को एक साथ नजर डालना चाहिए। देखिए, हमने एक पॉइंट देखा कि वो अचानक से पैसा दिया, पर अचानक से पैसा दिया उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। हमारे गुड़गांव की स्टोरी बताता हूँ। आज से 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर गुड़गांव अच्छी डेवलपिंग उठ रहा था, मतलब अच्छा डेवलप हो रहा था, रोज नया बनता था, रोज नया बनता। लोग भर भर के मजदूर आता था, बाहर से, देश से, विदेशों की कंपनियां बहुत आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया का पैसा यहीं बरस रहा है गुड़गांव में। तो जिसको देखो, तो यहाँ का जो लोकल आदमी था वो जब अपनी जमीन बेचता था तो रातों रात करोड़पति बन जाता था। तो मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो मेरी आंखों के आगे करोड़पति बने रातों रात, अपनी जमीन बेच करके, मौके की जमीन बेच करके। अब जब एक काम काज करने वाले आदमी को, अब एक दूध बेचने वाले को मैं जानता हूं जो मुझे दूध देता था। अब वो गुज्जर भाई था और उसको जो है जमीन बिक गई उसकी। अब जो दूध बेचने वाला आदमी है, अब उसकी रातों रात जमीन बिक जाएगी। अब उसको बेचारे को धंधे करने की तो समझ है नहीं, तो करेगा क्या? तो वो अपने भाइयों के बीच में बैठेगा, मोहल्ले वालों को सबको पता चल जाता है कि बंदे को भाई पैसा मिला है, 5 करोड़ मिल गया, 10 करोड़ मिल गया। तो वो सारे समझाएंगे, भाई चौधरी साहब अब तो तू एक गाड़ी ले ले बढ़िया सी। तो उसके घर में भैंस खड़ी थी और वो एक होंडा सिटी आती थी, होंडा सिटी भी अकॉर्ड वाली दिलाई उसको, बढ़िया वाली। और तो जहां उसके बेचारे के गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो जहां पर भैंस खड़ी होती थी वहीं वो गाड़ी खड़ी करता था अपनी होंडा सिटी, और वहां पर भैंस मूतती थी और वो होंडा सिटी को खराब करती थी। तो एक बार घर जाना हो गया, तो वो चलता था बाइक के ऊपर ही। तो मैं कहता यार तेरी होंडा सिटी तो ने इतनी बढ़िया व्हाइट कलर की अकॉर्ड गाड़ी ले रखी है, इसको भी कभी चला ले। कह रहा दादा ये तो दिखाने के लिए ली है, बाकी तो अपना तो जो मजा जो बाइक चलाने में आ रहा है ना, वो गाड़ी चलाने में नहीं है। और हम उसके कभी जाना होता तो उनका बेचारे का, मेरे को जब वो दूध तो धंधा उन्होंने छोड़ दिया, थोड़े दिन में दूध का धंधा छुड़वा दिया लोगों ने कि तू तो अब करोड़पति हो गया। और उसका ना उसको धंधा करने दिया, उसकी भैंसे बिकवा दी बेचारे की सारी, और उसका पैसा इधर उधर ऐसा जगह लगवा दिया। वो डाक के 5 साल बाद वो फिर से दूध बेचने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, तू तो करोड़पति हो गया था। कहता दादा बस पूछो मत, रोने लग गया। कहता है सारा पैसा बर्बाद हो, पता नहीं कम वक्तों ने कहाँ कहाँ लगवा दिया। और कमाल की बात, उसके रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। कोई कहता है मुझे इतना रुपया दे दे, कोई कहता है इतना दे दे, कोई कहता है उधार दे दे, और वो छिपता फिरे।
और एक चौधरी की कहानी तो मैं ऐसी सुनाता हूँ, जाट था जो चौधरी हमारे यहीं का, उसके बेटे ही उसके दुश्मन बन गए। वो ढूंढे उसको और वो रातों को बाहर जा जाके छुपे गए, जमीन बिक गई, पैसा आ गया, बेटे गए पैसा हमें दे, और वो उसको ये डर लगे कहीं मिल जाए। बोला भाई बेटे पिटेंगे मेरे को। मैंने कहा भाई बड़ा बुरा हाल है तेरे चौधरी साहब, तेरे अच्छा पैसा आया तेरे हिस्से में, है वो छिपता फिरे, है मेरे को कह रहा है दादा कहीं डायमंड बनवा दे, कहीं हीरा बनवा दे, कहीं। अरे भाई यूं पैसा, मतलब आप बताओ उन लोगों के पास पैसा आया जिन्हें यूज करने का पता नहीं है। अब वो राहु का पैसा वो क्या काम आएगा? एक बिजनेसमैन को अगर आप 1 करोड़ रुपया दोगे, वो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ बना देगा। किसी अच्छे बिजनेसमैन को, अच्छे आइडिया वाले को, बंदे को अगर आप पैसा दोगे, उसका मल्टीप्लाई करेगा। परंतु जिसको इस बात की समझ नहीं है, तो अचानक से आने वाला धन, कभी भी जिंदगी में प्रार्थना मत करो कि पैसा अचानक से आए। हमेशा प्रार्थना करो पैसा ग्रेजुअली इंक्रीमेंट में आए, बढ़ता हुआ आए, पर धीरे धीरे आए, अचानक से नहीं आए। अचानक से आया हुआ धन आपको केवल नष्ट ही करता है। आपकी आदतें बिगाड़ देगा, आपका हिसाब किताब बिगाड़ देगा, आपका एक बार तो रहन सहन को बढ़ा देगा टाट में, परंतु आपका इतना बुरा हाल कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए राहु से धन कमाने की उम्मीद को मत कीजिए, राहु से थोड़ा पीछा छुड़वाने की ही कोशिश करें। ये कोई शुभ ग्रह नहीं है कि इससे प्रार्थना की जाए कि हे राहु देवता आइए मेरे जीवन में, है। तो मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि ये सब मैंने देखा है सूरत में, जमीनें गुरुजी बिकी हैं, लोग गैम्बलर नौकरी छोड़ गए और नौकरी कर रहे हैं दोबारा से। हाँ गुरुजी हे राहु देवता जाइए हमारे जीवन से। हाँ बस बस बस, ये राहु देवता को दूर ही रखिए, जाइए हमारे जीवन से, बख्शिए हमें। वो उसका क्या लाभ जो आंखों के आगे पर्दा डाल दे। सर राहु जो है सर वो ये गैम्बलर भी है, गैम्बलर। हाँ गैम्बलर भी है, सब कुछ है जी, गैम्बलर भी है। और वायरस डिजीजेस ये सब देता है सारा। हाँ जी, कोरोना भी राहु है ना, देखो ना। हाँ, और अडॉप्शन का कारक भी राहु है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ जी, देखो होता क्या है कि मानवीय जीवन में हमें ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें ही अच्छी लगती हैं, कि जो चीजें हमें बड़ी अच्छी हमारे मन को भाती हैं। क्या होता है कि अचानक से पैसा कमाने की मंशा सभी की होती है कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा आ जाए। अब जुआ एक ऐसी चीज है कि आदमी को लगता है एक रात में तू करोड़पति हो जाएगा। अब ये लॉटरी जो खेलने वाले, अब तो हमारे हरियाणा में तो बंद कर रखी है, अदरवाइज मैं देखता था, हम बच्चे होते थे 10वीं 12वीं पढ़ते होते थे जब लॉटरी हमारे यहाँ बहुत चलती थी, दिल्ली गुड़गांव बहुत लॉटरी। और अक्सर बूढ़े आदमियों को इनकी बड़ी लत लगी होती थी। पेंशन का पैसा आता था, मट्ठे जा करके लॉटरी खरीद आते थे। हम उनके कहते थे बाबा तू क्या करेगा इसका लॉटरी का, ओ आज चौका मारा, आज पंचा मारा, मतलब वो लगे ही रहते थे उन चक्रों में। उनका जीवन चर्या यही थी कि लॉटरी का लगाना। कई जगह मटके में ये नंबर वो नंबर, बावला बना रखा था, कुछ नहीं काम के थे वो। और उनका काम था महीने में पेंशन लेके आना और पूरी महीने भर लगा देना और बाद में उधार मांगना, जब पेंशन आए उधार वालों को देना। तो मैं ये सोचता था क्या राहु है ये। अच्छा खुश हो जाएंगे उस दिन पार्टी देंगे, ज्यादा आए तो बांटना पड़ेगा, नहीं आया तो अपने कोई पूछेगा नहीं उनको। तो बड़ा ही अजीबोगरीब है ये राहु। तो मैं तो इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ